Hello student, today started chapter number 2, part 2 from trade to territory. व्यापार से साम्राज्य की ओर कंपनी ने किस प्रकार से अपने को स्थापित किया, यहाँ भारत में किस प्रकार से एस्टेब्लिश किया, उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसकी डेथ के बाद किस प्रकार से ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ भारत में। कौन मुग़ल एम्पायर का लास्ट एम्परर था, बहादुर शाह जफर। किस प्रकार से हडसन के द्वारा उसको रेड फोर्ट से अरेस्ट किया गया और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके उनको रंगून भेज दिया गया, वहीं उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 1857 के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी ईस्ट यानी भारतीय कॉन्टिनेंट का जो सब कॉन्टिनेंटल का जो हिस्सा है वो ईस्ट में आता है, और जो यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा है वो मैप्स के अनुसार वो वेस्ट में माना जाता है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण इसीलिए हुआ क्योंकि वो ईस्ट में यानी पूर्व में व्यापार करने आ रही थी और इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में आ रही थी, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में आ रही थी। तो ये जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए, ये वेस्ट है, ये वाला हिस्सा ईस्ट है। तो ये ब्रिटिश इधर से यहाँ प्रवेश करते हैं और यहाँ इंडिया में आकर ये ट्रेड करना शुरू करते हैं। ये ब्रिटिश आइसलैंड है, यहाँ जो ब्रिटेन है वो यहाँ से ब्रिटेन के ट्रेडर्स यहाँ से चलते हैं, केप ऑफ गुड्स होप से होते हुए ये बॉम्बे, कालीकट, गोवा वगैरह जो भी जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ आकर वहाँ से ये इंडिया में प्रवेश करते हैं और वहीं से ट्रेड का आरंभ करते हैं। कुछ कोलकाता चले जाते हैं क्योंकि कोलकाता भी उस समय ट्रेड का सबसे बड़ा हब था। इस वजह से ये रूट माना गया है ब्रिटिशर्स के लिए। इसके अलावा जितने भी जैसे पुर्तगाली है, डचेज हैं, वो सब इसी रूट से इंडिया में आए थे। लेकिन जो तुर्क थे या ये समझिए टर्किश थे, अफ़गानी थे, वो इस रूट से भारत में आए थे, इस वाले रूट से। जैसे ये इंडिया है तो ये वाला उनका रूट था, जबकि इनका इस प्रकार का कोई रूट नहीं मिलता था ब्रिटिशर्स के लिए, इसलिए वो इस समुद्र के रास्ते से ही भारत में प्रवेश किया था उन्होंने। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। इसमें आज हम ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में प्रवेश के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स का प्रवेश हुआ ट्रेडर्स के रूप में। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ मर्केंटाइल क्या होती है। देखिए, A business enterprises that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices। एक ऐसा व्यवसाय उद्यम यानी उद्योग या व्यापार that makes profit primarily through trade, जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर, buying goods cheap and selling them at higher price, और ज़्यादा कीमत पर बेचकर व्यापार में बेनिफिट यानी फ़ायदा या ये समझिए मुनाफा कमाया जाता है, उसको
मर्केंटाइल या वाणिज्य कहते हैं। कहने का अर्थ है वाणिज्य, मर्केंटाइल वह चीज़ है जिसमें ट्रेड में सेल और बाय के द्वारा ये समझिए प्रॉफिट प्राप्त किया जाता है। प्रॉफिट यानी पैसा प्राप्त किया जाता है, उसको हम मर्केंटाइल कहते हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो ईस्ट इंडिया कंपनीज के इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने उसी प्रकार से पीडीएफ में डाल दिए हैं, मेंशन कर दिया, वहीं से हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, ये है हमारी पीडीएफ फाइल जिसमें हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ मेंशन कर दिया है। हमने अभी मर्केंटाइल के बारे में डिस्कस किया कि मर्केंटाइल क्या है। मर्केंटाइल में याद रखना, जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो प्रॉफिट के लिए होता है। व्यापार का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट होता है। व्यापार का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट होता है, और जो व्यापार किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसको चीप प्राइजेज पे ख़रीदा जाता है, बाय किया जाता है, और हायर प्राइजेज पे उसको सेल किया जाता है। तो ये मर्केंटाइल के अंतर्गत आता है। देखिए, पहला पॉइंट जो हमारा है, मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल हायर प्राइजेज, बट इट कुडंट प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। देखिए क्या लिखा है कि जो मर्केंटाइल कंपनियां होती थी, ट्रेडिंग कंपनी जो होती थी, वाणिज्यिक व्यापार कंपनियां होती थी, जिनका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। इन्होंने क्या किया, इन कंपनियों ने कंपटीशन को छोड़कर सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान दिया और प्रॉफिट कमाया। ये क्या करती थी, दे कुड बाय चीप एंड सेल हायर प्राइजेज। ये लाभ के लिए क्या करती थी कि चीप प्राइजेज पे उन प्रोडक्ट्स को खरीदती थी और हायर प्राइजेज पे उनको सेल करती थी, बट इट कुडंट प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। लेकिन इस दौरान भी वह जो दूसरी ट्रेडिंग कंपनियां हैं उनको भारत में प्रवेश करने से रोक नहीं पाई, क्योंकि फ्रांसीसी आए, डचेज आए, ब्रिटिशर्स आए, सबका एक ही मेन ऑब्जेक्टिव था, यहाँ से प्रॉफिट कमाना, चीप प्राइजेज पे प्रोडक्ट्स चीज़ों को बाय करना और हायर प्राइजेज पे उनको सेल करना, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव था। अगला पॉइंट है, पुर्तगीज एस्टेब्लिश देमसेल्व मच बिफोर इन गोवा। सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपने आप को गोवा में स्थापित किया। सबसे पहले वो गोवा में आए। वास्को डी गामा एक्सप्लोर्ड इंडिया इन 1498। सबसे पहले 1498 जो सन था, उस समय वास्को डी गामा ने भारत में प्रवेश किया, इसलिए वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता माना जाता है। He explored India in 1498। कालीकट बंदरगाह पर वहाँ के शासक जमोरिन ने इनका वेलकम किया था गोवा में, इसलिए वो रास्ता इन्हीं के द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया। इसलिए भारत की खोज करने वाला सबसे पहला, खोज करने का अर्थ ये नहीं है कि भारत को खोजा है, खोज करने का अर्थ है कि जो सी वाला पाथ है वो वास्को डी गामा के द्वारा उस समय बताया गया था, उन्होंने खोजा था 1498 में। उसी के द्वारा विश्व से भारत कनेक्ट हुआ सी वाले रास्ते के अनुसार, समुद्री रास्ते के आधार पर। डच वर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज इन अर्ली 17th सेंचुरी एंड फ्रेंच ऑल्सो केम। इसके बाद डचेज आए, उन्होंने भारत में 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में भारत में प्रवेश किया और यहाँ उनके द्वारा भी नए रास्ते से प्रवेश किया गया। इसके बाद फ्रेंच आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए,
तो ये आते चले गए, पुर्तगालीज आए, डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर ब्रिटिशर्स आए। तो ये एक क्रम है इन्वेडर्स का, जो भारत में प्रवेश करने वाले इन्वेडर्स हैं, उनके द्वारा भारत में प्रवेश किया गया अलग अलग रास्तों से। पुर्तगीज के द्वारा कालीकट बंदरगाह पे प्रवेश किया गया वास्को डी गामा के द्वारा, और वहीं से इनका ट्रेड आरंभ होता है। तो वास्को डी गामा फर्स्ट नेविगेटर था, पुर्तगीज था, जिसने कालीकट बंदरगाह में प्रवेश किया और वहीं से इसका ट्रेड आरंभ हुआ। इसके बाद डचेज आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, वो चलते ये सीरियलिटी चलती रही और भारत में ये ट्रेड करते रहे। अगला पॉइंट है, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर चार्टर फ्रॉम द रूलर्स ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा एक चार्टर प्राप्त हुआ। चार्टर का मतलब एक अधिकार पत्र है, चार्टर अधिकार पत्र है, जिसमें ग्रांट दी गई, यानी परमिशन दी गई, अनुमति दी गई, इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, यानी पूर्व के साथ व्यापार करने की उनको पूर्ण अधिकार दिए गए, सोल राइट्स दिए गए, यानी पूर्ण अधिकार दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूर्व में व्यापार करेगी। 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा ये चार्टर प्रदान किया गया, अधिकार पत्र प्रदान किया गया, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड में कोई भी व्यापारिक समूह होगा, ट्रेडिंग कंपनी होगी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं कर सकती, यानी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, व्यापार नहीं कर सकती, उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह अधिकार प्राप्त था कि वो पूर्व में यानी ईस्ट में आकर व्यापार कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट गुड्स एट ए चीप प्राइस एंड सोल्ड देम एट हायर प्राइस इन यूरोप। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? सस्ते मूल्यों पर सामानों को खरीदती थी और उन सामानों को, गुड्स को यूरोप में महंगे दामों में बेचती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो प्रॉफिट था। तो वो भारत से सस्ते दामों पे सामानों को खरीद कर यूरोप में महंगे दामों पे उनको बेचती थी। इसके अलावा कई तो ऐसे चीज़ें हैं, गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ से इंग्लैंड जाते थे और वह बाद में फाइनल गुड्स के रूप में भारत में आकर बिकते थे। तो ये प्रोसेस था एक तरीके से कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ व्यापार करके प्रॉफिट कमाना था। अगला पॉइंट है, कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। भारत में जो कपास और सिल्क का जो उत्पादन होता था, यानी भारत का जो कपास और सिल्क का जो उत्पादन था वो यूरोप में एक तरीके से बिग मार्केट के रूप में था। यानी भारत में उत्पादित कपास और रेशम का यूरोप में बहुत बड़ा बाजार था, वो इसका यूज करते थे। कैसे कि इसी के द्वारा क्लॉथ्स का निर्माण होता था। तो क्लॉथ्स में ये जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है कॉटन एंड सिल्क, तो यूरोप में फैक्ट्रीज लगी हुई थी, वहाँ ये रॉ मटेरियल के रूप में जाता था और वहाँ से फाइनल गुड्स के रूप में क्लॉथ्स का निर्माण होता था और वह ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल होता था। नेक्स्ट है, पेपर, क्लोव्स, कार्डमन एंड सिनामन वर इन ग्रेट डिमांड। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की उस समय यूरोपीय कंट्रीज़ में काफ़ी डिमांड थी। तो भारत से ये मसाले हैं, ये स्पाइसेस हैं, ये इंग्लैंड में जाते थे क्योंकि वहाँ इनकी डिमांड थी। काली मिर्च की, लौंग की, इलायची की और दालचीनी की काफ़ी डिमांड रहती थी। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स एक्यूमुलेटेड वेल्थ बाय द ट्रेड ऑफ इंडिया एंड कॉट अटेंशन ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स।
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसके अधिकारियों ने भारत के व्यापार के द्वारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ यानी धन का क्या किया, संचय किया यानी इकट्ठा किया, बाय द ट्रेड यानी व्यापार के द्वारा इंडिया में, एंड कोट अटेंशन ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। और जब इन्होंने यहाँ एक्यूमुलेट किया वेल्थ को यानी पैसे को इकट्ठा किया, तो इसकी जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो अन्य यूरोपियन कंट्रीज के पास पहुंची कि इंडिया में काफ़ी पैसा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ की जो यूरोपियन प्रॉपर्स है, जैसे डचेज हैं, फ्रांसीसी हैं, वो पहले से ही थे। इसके बाद डेन्स आए, क्योंकि ये चल रहा था 1600 के बाद प्रोसेस चल रहा था। रास्ते की खोज के बाद फ्रांसीसियों का पहले ही आगमन हो गया था, लेकिन वो धीरे धीरे ट्रेडर्स के रूप में आते चले गए 1858 तक। वो उनका एक तरीके से सीरियल चलता रहा, क्रम चलता रहा। वो नेविगेटर के रूप में आते, खोज करते और यहाँ ट्रेड करने लग जाते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो यहाँ धन इकट्ठा किया जा रहा था ट्रेड के द्वारा, उसकी सूचना उस प्रक्रिया ने यूरोपियंस पावर्स का ध्यान आकर्षित किया कि वे भी आकर यहाँ ट्रेड करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कई कंपनीज, डेन है, डचेज है, फ्रांसीज कंपनी, कई कंपनी आई और उन्होंने यहाँ अलग अलग जगहों पर अपनी कमर्शियल फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की और वहाँ व्यापार करने लगे। और फिर इनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी बैटल्स हुए हैं, जैसे ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में भी बैटल हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू कम्पीट विथ अदर यूरोपियन कंपनीज सच एज फ्रेंच, डच एंड पुर्तगीज। ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी जैसे फ्रेंच हैं, डच हैं और पुर्तगीज हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। उनके साथ इनको बैटल भी करना पड़ा था, लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि व्यापार पर मोनोपोली प्राप्त करने के लिए, एकाधिकार प्राप्त करने के लिए इनके बीच भी युद्ध भी हुए थे। इसलिए कंपटीशन जब लगने लगा कि वहाँ अच्छा प्रॉफिट कमा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ऑफ कोर्स कई कंपनीज यहाँ इंडिया में प्रवेश करने लग गई और उनके द्वारा भी व्यापार आरंभ किया गया, जिससे कंपटीशन शुरू हो गया। और उसी कंपटीशन का परिणाम था कि भारत में फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच बैटल हुआ। नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ द पावरफुल नेवल फोर्स ब्रिटिश वन ओवर अदर यूरोपियन पावर्स एंड बिकेम द चैंपियन ऑफ स्ट्रगल और मोनोटोनी ऑफ ट्रेड। देखिए, शक्तिशाली नेवल फोर्स के कारण ब्रिटिशर्स अन्य यूरोपीय शक्तियों पर जीत हासिल कर पाए, उनको जीत पाए, जैसे फ्रेंच हैं, डचेज हैं, पुर्तगीज हैं, और वे चैंपियन हो गए, यानी इस क्षेत्र के चैंपियन हो गए और उनका एक छत्र ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया। और वो इस स्ट्रगल को, जो अन्य यूरोपीय पावर्स के साथ जो स्ट्रगल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का चल रहा था, वो ख़त्म हो गया और उनका मोनोटोनी ऑफ ट्रेड यानी ट्रेड, एक छत्र ट्रेड का उनका यहाँ वर्चस्व स्थापित हो गया। क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास पावरफुल नेवल फोर्स थी, जबकि अन्य यूरोपियन कंट्रीज के पास इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी ब्रिटिशर्स के द्वारा थी, ब्रिटिशर्स के पास थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का साम्राज्य सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट तक ही नहीं था, वही अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज तक उनको वे फैले हुए थे, स्प्रेड थे। इस वजह से ब्रिटिशर्स के पास से पावरफुल नेवल फोर्स होने के कारण उन्होंने अन्य यूरोपियन पावर्स को बैटल में हराया और ट्रेड का जो संघर्ष चल रहा था उसको प्राप्त करने का, उसमें अपने आप को एक छत्र स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। तो आज का जो
वीडियो था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट किस प्रकार से ईस्ट में आई और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ व्यापार किया, मर्केंटाइल किया, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना था। आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।